नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी एमटीएस 2024 का जो ओवरऑल एग्जाम है वो ओवर हो चुका है। वैसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्मल पूरा एग्जाम है वो 14 नवंबर को आपका एंड हो चुका था, लेकिन पूर्णिया के एक सेंटर पे एक दिन का तीनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया था। उसका एग्जाम 19 तारीख को हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो एग्जाम है वो आपका ओवर हो चुका है। तो अटेंडेंस कितनी क्या रही उस पर बात करेंगे, स्टेट वाइज अटेंडेंस आपकी क्या रही उस पर बात करेंगे, ओवरऑल अटेंडेंस आपकी क्या रह सकती है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा पर सीट कंपटीशन कितना है इस पर बात करेंगे। उसके अलावा 100 मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं, जिन बच्चों का 100 मार्क्स बनना है, क्या उनका भी सिलेक्शन हो सकता है और किन एस्पिरेंट का सिलेक्शन हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हम बात करने वाले हैं। यानी कि 100 मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं वो भी सेफ है, वो भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो किस कंडीशन में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा आंसर की जो डेट है आपकी वो भी फाइनलाइज्ड हो चुकी है, तो आंसर की किस डेट में आ रही है उस पर भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल जो एग्जाम था आपका वो 14 नवंबर को आपका हो चुका था, लेकिन पूर्णिया के एक सेंटर पे तीनों शिफ्ट का एग्जाम एक दिन का कैंसिल कर दिया गया। ये एग्जाम आपका 19/11/2024 को था, तो ये भी आपका एग्जाम करा लिया गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो एग्जाम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ओवरऑल जो एग्जाम है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। और अब अटेंडेंस कितनी क्या रही उसको देख लेते हैं कि रीजन वाइज अटेंडेंस क्या रही, स्टेट वाइज क्या रही और ओवरऑल अटेंडेंस आपकी क्या रह सकती है। ठीक है, उससे पहले अगर आप सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जैसा कि आपको पता है कि अभी सीएचएसएल की टाइपिंग हुई और ढेर सारे बच्चों को टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई। तो टाइपिंग अच्छे तरीके से टाइपिंग पे काम करिए। उसके अलावा जो प्रीवियस पैसेज हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन डेमो जो दीजिएगा डेमो बिल्कुल आपका फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करा ली। हाल ही में 30 सितंबर 2024 से 14 नवंबर और अभी जो 19 तारीख को आपका लास्ट एग्जाम हुआ है तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टीटास्किंग स्टाफ हवलदार की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की इस भर्ती का बनाने के लिए लगभग मतलब इस भर्ती में 57 लाख टोटल जो एस्पिरेंट है वो 57,44,000 जो एस्पिरेंट है उन्होंने यहाँ पे आवेदन किया था। परीक्षा के पूर्व भी आयोग ने पहले जो वैकेंसी निकाली थी वो 8326 निकाली थी। उसके बाद आपको पता है कि 1257 ईएसआईसी की वैकेंसी बढ़ चुकी थी। अब वैकेंसी जो आपकी हो गई है वो 9593 वैकेंसी हो गई है, जिससे छात्रों में और अधिक उत्साह बढ़ गया। सूत्रों से मिली रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली क्षेत्र से लगभग यानी कि दिल्ली में जो अटेंडेंस आपकी रही है वो 52% रही है, परीक्षा में उपस्थित रहे। वहीं राजस्थान यानी कि राजस्थान से 49% लोगों ने एग्जाम दिया। उसके अलावा मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 57% आपकी अटेंडेंस रही। उत्तर पश्चिम यानी कि NWR जो रीजन है यहाँ से 50% जो छात्र हैं वो उपस्थित रहे। इस परीक्षा की कुंजी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो आंसर की डेट है वो भी आपकी फाइनल हो चुकी है। 25 नवंबर से पहले जारी हो जाएगी, यानी कि 25 नवंबर से पहले आपकी जो आंसर की है वो आपकी आ जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट है। उम्मीद है कि मैंने भी इससे पहले भी आपको बता दिया था कि 25 नवंबर के बाद 25 नवंबर से पहले ही आपकी आंसर की आ जाएगी। मतलब ये उम्मीद है कि 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में कभी भी आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आंसर की के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये तो रही अटेंडेंस जो आपकी स्टेट वाइज अटेंडेंस रही है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी ओवरऑल अटेंडेंस कितनी रह सकती है ये एक्चुअल डाटा जो है वो हमें आरटीआई के बाद ही पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने आज ही आरटीआई लगा दी है। यहाँ पे आप मेरा नाम भी पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन एसएससी से पूछे हैं। एक तो एमटीएस की ओवरऑल अटेंडेंस पूछी, उसके अलावा कैटेगरी वाइज जो अटेंडेंस है उसका भी डाटा मांगा है। तो ऑफिशियल जो डाटा है वो जैसे ही आएगा इसका आंसर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बाकी अटेंडेंस कितनी क्या रह सकती है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा लास्ट ईयर का डाटा दिखा देना चाहता हूं। आप देख सकते हैं एमटीएस 2022 में अगर हम बात करें तो 54.72 यानी कि 54 लाख जो एस्पिरेंट है उन्होंने फॉर्म भरा था और 22 लाख जो एस्पिरेंट
है उन्होंने एग्जाम दिया था, यानी कि जो अटेंडेंस रही थी वो 41.5% रही। एमटीएस 2023 में 26 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा था। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 10 लाख 11 लाख के आसपास जो बच्चे थे, 10.75 लाख जो बच्चे हैं वो एग्जाम में अपीयर हुए। तो यहाँ पर भी अटेंडेंस आपकी 41.20% रही। तो आप ये मान के चलो कि जो अटेंडेंस है आपकी वो 50% से कम ही रहेगी। ये अनुमान है कि 45 से 50% के बीच में आपकी रह सकती है, बाकी इससे भी कम जा सकती है, लेकिन 50% से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में अटेंडेंस नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी एक्चुअली जब डाटा आएगा तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कंपटीशन पर सीट जो कंपटीशन है वो कितना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि टोटल जो वैकेंसी है वो 9583 वैकेंसी है। उसके अलावा अभी ये वैकेंसी और भी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगी। ये अनुमान है कि 10,000 तक वैकेंसी आपकी जा सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट यहाँ पे नहीं होगा, 300-400 वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है। तो इस हिसाब से, इस वैकेंसी के हिसाब से अगर हम फॉर्म देखें, फॉर्म कितने पड़े, 57,44,713 फॉर्म पड़े। तो फॉर्म के हिसाब से, जो फॉर्म जितने पड़े उसके हिसाब से अगर हम पर सीट कंपटीशन निकालें तो 599 है, यानी कि एक सीट पर 600 बच्चे फाइट कर रहे हैं जितने फॉर्म पड़े। लेकिन जो अब बच्चे अपीयर हो सकते हैं, यहाँ पे हम 50% अटेंडेंस मान के चल रहे हैं, बल्कि अटेंडेंस इससे कम ही रहेगी। तो अगर 50% भी लोगों ने एग्जाम दिया है तो उसके हिसाब से जो पर सीट कंपटीशन आ रहा है वो 299 आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि जितने लोग फॉर्म भरते हैं या जितने लोग एग्जाम देते हैं सबका सिलेक्शन नहीं होता और सब पढ़ने वाले भी नहीं होते। तो एक्चुअल जो कंपटीशन है, जो भीड़ है बहुत, इसमें आप ये मान के चलो कि 50% आपकी भीड़ है, 50% ही कंपटीशन, यानी कि एक सीट पे एक्चुअल अगर देखा जाए तो 100 से 150 बच्चे ही एक्चुअल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो फाइट कर रहे होंगे। तो एक्चुअल कंपटीशन इतना ही आपका रह सकता है। ठीक है, बाकी अटेंडेंस का जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, जैसे ही एसएससी की तरफ से जवाब आएगा मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे मैंने क्यों लिखा कि 100 मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं वो भी सेफ हैं। देखो, एक तो यहाँ पे क्या है कि एमटीएस में जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ और साउथ भी अच्छा खासा रोल प्ले करता है, क्योंकि अमूमन साउथ में वैकेंसी ज़्यादा होती है, नॉर्थ में वैकेंसी कम होती है। उसके अलावा साउथ सभी बच्चे नहीं चाहते हैं, साउथ वाले जो हैं मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे प्रिपरेशन नहीं करते हैं। जो प्रिपरेशन करते हैं नॉर्थ वाले बच्चे जो हैं वो, जैसे कि हमारे यूपी बिहार यहाँ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की तरफ उनका रुझान होता है। ठीक है, तो नॉर्मली साउथ इंडिया की जो कट ऑफ है वो कम जाती है। तो अगर आप इन स्टेट से, जैसे कि कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ से हैं, तो यहाँ पे अमूमन आपकी जो कट ऑफ है वो हमेशा कम रहती है। अब 100 मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं वो भी सेफ हैं। क्यों सेफ हैं? अब किसी भी स्टेट से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है और अगर आपका 100 राय स्कोर बनना है और नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद ये आपका जो स्कोर है वो 120 या उससे ऊपर अगर जा रहा है किसी भी कैटेगरी से, अगर आपका 100 राय स्कोर बनना है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, अभी नॉर्मलाइजेशन कितना क्या होगा वो आंसर की आने के बाद चीज़ें पता चलेंगी, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपका स्कोर 120 या उससे ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं, और आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है, तो आपके सिलेक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी है। आप कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, और बाकी आप, अब ये एग्ज़ाम हो चुका है, जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी है, तो इसी को लेके नहीं बैठना है। आगे जो भी एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन करो उस, और इसमें जो है टाइम आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो 100 मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं वो भी सेफ़ हैं। किस कंडीशन में सेफ़ है? अगर उनका राय स्कोर 100 है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर 120 या उससे ऊपर जा रहा है और उन्होंने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया, तो उनके सिलेक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाकी कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है तो आंसर की के बाद इन सब के बारे में डिटेल तरीके से एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे हमारे पास एक्चुअल डाटा आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग भाई इसको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीएचएसएल में मैक्सिमम जो बच्चा है वो टाइपिंग में इस बार फेल हो रहा है। ठीक है, तो टाइपिंग अच्छे तरीके से करिए। बाकी प्रीवियस, चाहे आप एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस क्वेश्चन पे आपका फोकस होना चाहिए, और टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस पैसेज पे फोकस करना है। बहुत फालतू की चीज़ों में वो नहीं करना है कि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट मॉक भी नहीं देने और बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट जो है वो टाइपिंग टेस्ट भी नहीं आपको लगाने। आपके लिए प्रीवियस जो पैसेज हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है और यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं। इन पैसेज को 2 बार अगर आपने रिपीट कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आपको टाइपिंग में हेल्प मिलेगी। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर
सकते हैं। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।